झांग यांग स्थिर रहा और शुद्ध आंखों से गु कियाओयू को देखता रहा। उनकी आंखें हवा में टकरा गईं। गु कियाओयू की आंखें गुस्से और घृणा से भरी थीं। लेकिन झांग यांग स्पष्ट रूप से गलत था। उसने सोचा कि गु कियाओयू स्नेही है और पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। मेरा दिल उछलने से खुद को नहीं रोक सकता। गु चांगशिंग ने झांग यांग को कई बार बुलाया और उसे फिर से धक्का दिया। झांग यांग, तुम्हें क्या हुआ है? झांग यांग ने फिर होश संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा, गु चांगशिंग, वह लड़की कौन है? गु चांगशिंग ने मन ही मन उपहास किया और उसके कान में फुसफुसाया, मेरी चचेरी बहन, क्या वह तुम्हें पसंद है? जाओ और हमारे लिए बात करने की कोई जगह ढूंढो। झांग यांग ने सिर हिलाया और गु चांगशिंग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। 2 कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ा और गु कियाओयू के पास दौड़ा, मुस्कुराया और कहा, नमस्ते लड़की, मेरा नाम झांग यांग है। मैं तुम्हारे चचेरे भाई का दोस्त हूँ। फिर उसने गु कियाओयू पर गहरी नज़र डाली और गु चांगशिंग के साथ भाग गया। गु कियाओयू ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, अपनी जगह पर अकड़कर खड़ी हो गई और झांग यांग को काटने के लिए रसोई का चाकू पकड़ने के आवेग का विरोध किया। हु गु कियाओयू ने गहरी सांस ली और उसकी बंद मुट्ठी भी थोड़ी ढीली हो गई। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके पिछले जीवन की घटनाएं वैसे भी बीत चुकी थीं। अब झांग यांग उसे जानती तक नहीं, उससे शादी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद वो सब कुछ नहीं हुआ जिससे उसे तकलीफ होती थी। सब कुछ अभी भी समय में है। गु कियाओयू ने अपने दांत काट लिए और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। झांग यांग, अगर आप उसे उकसाएं नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार आपने उसे उकसा दिया, वह उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। लेकिन फिर झांग यांग गु चांगशिंग को कैसे जानता था? इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी उसे इस बात का पता नहीं था। गु कियाओयू की आंखों में संदेह था, लेकिन वह उतनी घबराई हुई और क्रोधित नहीं थी जितनी अभी अचानक झांग यांग को देखकर हुई थी। तुम ठीक हो? ऊपर से उस आदमी की सुंदर आवाज आई। गु कियाओयू दंग रह गई और बेरहमी से उस पर मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, अभी मुझे उजागर न करने के लिए धन्यवाद। सिमायान ने गु कियाओयू की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और फिर मुड़कर चली गई। सिमोयान को जाते हुए देखकर गु कियाओयू दंग रह गया। यह आदमी, ये स्वभाव। प्रकट होने के बाद उन्होंने शुरू से अंत तक एक शब्द कहा और चले गए। क्या ये काफी हैरान करने वाला होगा? जब दर्शकों ने देखा कि वेई मेई और अन्य लोग चले गए हैं तो वे सब बातें करते हुए चले गए। लाओ यांग और पड़ोसी गांव के कई लोग जिन्होंने गु कियाओयू को बात करने में मदद की थी, झांग पेईपाई और गु कियाओवान को सांत्वना देने आए और चले गए। हुचांग और गु कियाओयू के परिवार में केवल 3 लोहे के त्रिकोण बचे हैं। इतने हंगामे के बाद व्यापार नहीं हो सकता। सौभाग्यवश अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लगभग 10 पैनकेक बचे थे और 5-6 ठंडी खालें भी बची थीं। मांस अभी भी वहीं था और गु चांगशिंग ने बर्तनों को लात मारकर गिरा दिया था, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अब सब चले गए हैं। झांग पेईपाई और गु कियाओवान सफाई में व्यस्त हैं। झांग होशिंग गु कियाओयू के पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया, कोई बात नहीं चांद, उदास मत हो। उसने बस कियाओयू का ध्यान रखा और वेई मीकी की माँ और बेटे को रोका। जब वह मदद के लिए आने ही वाला था तो उसने एक अच्छे दिखने वाले आदमी को गु कियाओयू की मदद करते देखा। गु कियाओयू ने अपना सिर हिलाया, चाचा, मैं ठीक हूँ। समस्या वेई मेई की माँ और बेटे की है। झांग होशिंग ने अपने मुंह के कोने से एक सिगरेट ली और अपनी भतीजी के लिए बहुत असहाय था जो अचानक सख्त हो गई थी और समय से पहले रोने लगी थी। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी है जिसने पिछली बार सिविल अफेयर्स ब्यूरो के दरवाजे पर आपकी मदद की थी? उसने अभी अभी गु कियाओयू और वेई मेई के बीच बातचीत सुनकर अनुमान लगाया। वेई मीकी की माँ और बेटे के चले जाने के बाद वह उन्हें नमस्ते कहने और धन्यवाद देने वाला था, लेकिन उसने दूसरों से सीधे चले जाने की उम्मीद नहीं की थी और उसके पास धन्यवाद कहने का समय नहीं था। अच्छा, वह वही है। अगली बार धन्यवाद। झांग होशिंग ने इसके बारे में सोचा और कुछ चिंता के साथ कहा, मुझे डर है कि तुमने पुराने परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तुम्हारी दोनों चाची वापस जाकर कहती हैं कि हो सकता है कि पुराना परिवार तुम्हें जाने न दे। तुम अपनी माँ से इस बारे में बात क्यों नहीं करते और पहले अपने चाचा के घर क्यों नहीं जाते? झांग होशिंग सचमुच चिंतित है। हालांकि वह इसका ध्यान रख सकता है, लेकिन वह हर समय इसे घूर नहीं सकता। लाओ गु के परिवार के लोग पागलों जैसे हैं। उसे सचमुच डर है कि वे तीसरी बहन के परिवार को परेशान करेंगे। गु कियाओयू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चाचा, चिंता मत करो। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें पीटकर वापस आने की हिम्मत करूंगा। गु कियाओयू ने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ निर्दयता से कहा। उसने कहा कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। झांग होशिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और फिर से झांग पेईपाई से बात करने चला गया।
उसे अपनी 2 बेटियों के साथ कुछ समय के लिए अपनी मां के घर जाने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। गु कियाओयुए हु फैक्ट्री के तीनों नेताओं के पास गए, अभी हमारे लिए बात करने के लिए धन्यवाद। फैक्ट्री डायरेक्टर हु ने गु कियाओयुए को गुस्से से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये लड़की विनम्र है। अगर तुम इतनी विनम्र हो तो हम तुम्हारे घर रात के खाने पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। गु कियाओयुए मुस्कुराया और बोला, यह अच्छा नहीं है। हम सभी अपने व्यवसाय की देखभाल के लिए आप पर निर्भर हैं। मानो पिछली घटनाओं का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। लेकिन फैक्ट्री डायरेक्टर हु को पता था कि गु कियाओयुए न्यानगू पर से इतने शांत नहीं दिख रहे थे। उनके दिल में कड़वाहट थी। जब तक आप इतने विनम्र नहीं रहेंगे, हम भविष्य में अक्सर आपके व्यवसाय की देखभाल करने आएंगे। निर्देशक हु 2 बार मुस्कुराए, लेकिन जल्द ही यह फिर से गंभीर हो गया। बेटी, मैं एक दोस्त हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मदद के लिए हमारे पास आ जाना। तुम्हारा स्वागत है। लाओ लियांग और लाओ गाओटो ने भी एक के बाद एक कहा। हाँ, हम बूढ़े लोग आपका खाना खाते हैं। जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम पीछे नहीं हट सकते, है ना? और अपनी माँ को सांत्वना दो। तीनों ने गु कियाओयुए को बताया और चले गए। इस तरह की बात, वे सभी बड़े आदमी हैं और झांग पेइपे को दिलासा देना आसान नहीं है। गु कियाओयुए थोड़ा भावुक हो गया। फैक्ट्री डायरेक्टर हु और उसका परिवार तो बस मेहमान थे जो अक्सर उनके स्टॉल से खाना खाने आते थे। वे सब उनका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पुराना परिवार, हर एक व्यक्ति खून के प्यासे जोंक की तरह है। गु कियाओयुए ने अपनी मुट्ठी हिलाई, अपना सिर घुमाया और झांग पेइपाई और गु कियाओवान की ओर देखा, जो बूथ की सफाई में चुप थे, और झांग होशिंग, जो झांग पेइपाई के बगल में बात करते रहे, चुपचाप मुस्कुराए। सच में, दुनिया अब भी बहुत खूबसूरत है। हर कोई उस पुराने परिवार जितना नफरत से भरा नहीं है। दादी और चाचा के परिवार की तरह, फैक्ट्री निदेशक हो और उनके जैसे, लाओ यान की तरह जिन्होंने उनके लिए बात की, और महाप्रबंधक की तरह। वे सब अच्छे हैं, है न? जीवन तो वैसे भी चलता रहता है। इसके अलावा परमेश्वर ने उसे घृणा में डूबने नहीं दिया और उसे शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने की अनुमति देकर खुद को इससे मुक्त नहीं होने दिया। माँ और बहन को अभी भी उसकी देखभाल की जरूरत है और बेहतर जीवन के लिए उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। गु कियाओयुए ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जब उसने उसे फिर से ढीला किया तो पूरा व्यक्ति आराम में आ गया। गु कियाओयुए ने बचे हुए पैनकेक और ठंडी खाल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने परिवार के बनाए ठंडे स्किन और रूगामो नहीं खाए हैं। आज हमें इतने अच्छे मौके के लिए पर्याप्त खाना चाहिए। गु कियाओयुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, चाकू लिया और मसालेदार मांस काटने लगे। काटते हुए उन्होंने झांग पेइपाई का अभिवादन किया। माँ, आप हमारे लिए भी कुछ ठंडी खालें बना सकती हैं। मैं उन्हें रोज खाते हुए देखकर लालची हो जाती हूँ। आज बस थोड़ी बची हैं। झांग पेइपाई, जो अभी भी भारी मूड में था, ने गु कियाओयु की बातें सुनी और ठंडी त्वचा को समायोजित करने के लिए एक असहाय मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। गु कियाओयु बहुत तेज है। बाकी मैरिनेट किए हुए मांस को काटा गया और रूगामो को सैंडविच में रखा गया। उन्हें एक एक करके झांग होशेंग और गु कियाओवान को दिया गया। उन्होंने एक को झांग पेइपाई के पास रखा, जो ठंडी त्वचा को ठीक करने में व्यस्त था, और फिर उसे खा लिया। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, गु कियाओ ने खाते हुए तारीफ की। हालांकि गु कियाओवान और झांग होशेंग रूगामो खा रहे थे, लेकिन वे गु कियाओयुए जितने निश्चिंत नहीं थे। वे दोनों चिंतित दिख रहे थे। गु कियाओयुए ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, खैर, रो मत। आज उसके पुराने परिवार की बदनामी हो रही है। इसका हमसे कोई खास लेना देना नहीं है। वेई मेइकी की आज की परेशानी ने पिछली घटनाओं के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। जितना ज्यादा लोग जानेंगे, पुराने परिवार के लिए इस मामले में झांग पेइपाई को बदनाम करना इतना आसान नहीं होगा। कोई भी उनकी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। गु कियाओवान ने अपने हाथ में रूगामो खाया और बुरा महसूस किया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मूलतः इन्हें पैसे में बेचा जा सकता है। इतनी उठापटक के बाद आज ये धंधा पूरी तरह से पीला हो गया है। ये सब पैसा है। अगर आप इसे खुद खाएंगे तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। गु कियाओयुए ने अपनी आंखें घुमाईं और माथे पर एक गर्म चेस्टनट के साथ गु कियाओवान को देखा। कियाओवान, तुम इतनी कम उम्र में इतनी कंजूस नहीं हो सकती। अगली बार तुम ऐसी नहीं हो सकती। वैसे, हम हारे नहीं हैं। अभी अभी मैंने वेई मेइकी से 10 युआन मांगे थे, जो रूगामो की ठंडी त्वचा के बाकी हिस्से को ढकने के लिए काफ़ी हैं। गु कियाओयुए दंग रह गया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने ध्यान से हिसाब लगाया। 15 पैनकेक और 6 ठंडी खालें बची हैं, जो लगभग 8 युआन में बिक सकती हैं। बहन, ये सच है, और हमारे पास अभी भी खाने के लिए कुछ है। हाँ, तो हमने मुनाफा कमा लिया है। जल्दी से खा लो। रोज बेक किए जाने वाले पैनकेक और कोल्ड स्किन बिक गए हैं। मैं बहुत दिनों से हमारा रूगामो और कोल्ड स्किन खाना चाहता था। अब मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ।
गु कियाओयुए ने मुस्कुराते हुए कहा। गु कियाओवान भी आत्मा के पास आया। रुजियामो खाने के बाद वह झांग पेइपाई की तैयार की हुई ठंडी खाल खाने के लिए ले आया। खाते हुए उसने कहा, बहन मत कहो, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। झांग पेइपाई ने दोनों बेटियों की खुशियों को देखा, चुपचाप आह भरी, कुछ और नहीं कहा और खुद खाना खा लिया। 15 पैनकेक और 6 ठंडी खालें। 4 लोगों के लिए 2 ठंडी खालें और 5 पैनकेक बचे थे। उन्हें अभी अभी वू होंगलियन और हे कुनफेंग के पास वापस लाया गया था। जब वे भर गए तो कई लोग वापस भागे। रास्ते में गु कियाओयू ने इसके बारे में सोचा और कहा, माँ चलो स्कूल शुरू होने से पहले काउंटी टाउन में एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। उस समय कियाओवान का भी काउंटी टाउन में तबादला हो जाएगा। काउंटी टाउन में पढ़ाई का स्तर अच्छा है। कियाओवान का भी भविष्य में किसी अच्छे हाई स्कूल और अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला हो सकता है। वह पहले भी इस बारे में सोचती रही थी। अब वेई मिकी के मामले में वह और देर नहीं करना चाहती। वरना जब स्कूल शुरू होता है तो वह काउंटी के स्कूल जाती है और झांग पेइपाई और गु कियाओवान को घर पर छोड़ देती है। उसे वाकई कोई सुकून नहीं मिलता। काउंटी में एक दुकान किराए पर लेने के लिए यह बहुत पैसा है। झांग पेइपाई ने कुछ चिंता के साथ कहा। अगर संभव होता तो वह भी पुराने परिवार से दूर रहना चाहती थी, लेकिन घर पर कुछ पैसे बचाना आसान नहीं है। उसकी 2 बेटियां हाई स्कूल जाना चाहती हैं। वह अपनी दोनों बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहती है। दोनों को पैसों की ज़रूरत है। गु कियाओयू मुस्कुराया। ये महंगा नहीं है। मैंने पूछा, एक अच्छे लॉट का किराया लगभग 2 या 300 युआन प्रति माह है और थोड़े खराब लॉट का किराया लगभग 1 या 200 युआन प्रति माह है। ठीक उसी तरह जैसे हम जिस दुकान पर नूडल्स खाने जाते हैं उसे हम लगभग 100 युआन में किराए पर ले सकते हैं। गु कियाओयू रुका और फिर बोला, माँ अगर हम काउंटी शहर में एक दुकान खोलते हैं तो हमें रोज़ रोज़ इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मैं काउंटी शहर में स्कूल जाता हूँ, वह पास ही है। मैं स्कूल के बाद मदद कर सकता हूँ। गु कियाओयू ने फिर से फायदे और नुकसान बताए। झांग पेइपाई थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा था। झांग होशेंग को भी लगता है कि यह तरीका सही है। पूरा परिवार काउंटी शहर में रहने चला गया है। क्या आपको यकीन नहीं है कि उसका बूढ़ा परिवार काउंटी शहर जाकर उन्हें परेशान कर सकता है? इस तरह आपको हर दिन इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आपकी 2 भतीजियों को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे अब गर्मी में तो ठीक है, सर्दियों में ठंडी चमड़ी नहीं बिकती। रुगामो काउंटी और शहर में बहुत ठंड है। व्यापार करना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आप दुकान खोल लें तो सर्दियों में नूडल्स और गर्मागर्म सूप बेच सकते हैं। जब आप इसे बेचेंगे तो रुगामो ठंडा नहीं होगा। बहन मुझे भी लगता है कि यह बहुत अच्छा है। महीने का किराया 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप काउंटी में एक दुकान खोल लें तो आप हर दिन और सर्दियों में ज़्यादा बिक्री कर सकती हैं। झांग पेइपाई ने भौहें सिकुड़ी और सोचा। वह काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली। हालांकि गु कियाओवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी इसका इंतज़ार कर रही थी। काउंटी के स्कूल जाओ, शहर में बच्चों के लिए यही एकमात्र इलाज है। लेकिन घर का क्या होगा? झांग पेइपाई ने अचानक पूछा। बूढ़े गु परिवार के उन लोगों को उनके घर पर लालच था। क्या होता अगर परिवार काउंटी चला जाता और घर में कोई नहीं रहता, और फिर बूढ़े गु परिवार को धौंस जमाने का मौका मिल जाता? माँ दादाजी और चाचा को घर की देखभाल करने दो। और गांव वाले देख रहे हैं कि बूढ़े गु परिवार ने क्या किया है। अगर वे अपनी रीढ़ की हड्डी में छुरा नहीं घोंपना चाहते तो वे हमारा घर भी नहीं हटाना चाहते। पुराने गु परिवार की बात करते हुए गु कियाओयू की आवाज़ ठंडी पड़ गई। वे घर पर नहीं हैं। बूढ़ा परिवार अपना घर नहीं बदलता। एक बार जब वे घर बदल लेंगे तो वह उन्हें अफसोस शब्द लिखना सिखाएगी। झांग पेइपाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सहमत नहीं थे। पूरे रास्ते सन्नाटा छाया रहा। गु कियाओयू काउंटी के किस हिस्से में एक दुकान किराए पर लेने के बारे में सोच रहा है। गु कियाओवान ने सोचा कि वह भविष्य में काउंटी और शहर में स्कूल जा सकेगा, ताकि उसे उन लोगों का सामना न करना पड़े जो उसे हर समय डांटते रहते हैं। झांग होशिंग वापस जाकर अपने माता पिता से बात करना चाहता था और उन्हें अपनी तीसरी बहन को काउंटी में एक स्टोर खोलने के लिए राजी करने में मदद करना चाहता था। झांग पेइपाई का अनुमान है कि 2 या 300 युआन प्रति माह का किराया लगभग 3000 युआन प्रति वर्ष है। इन 3000 युआन से आप अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ अच्छे नए कपड़े और युएर के लिए एक साइकिल खरीद सकते हैं। स्कूल के बाद घर जाना भी आसान होगा। आप घर में 2 और कमरे भी बनवा सकते हैं। इसके बाद भी जगह बच जाएगी। जब उसने पैसे बचाए तो उसके दिल में एक गहरा दुख था। जब वह लगभग घर पहुंच गई तो झांग पेइपाई ने कहा, योए बेहतर होगा कि हम काउंटी में कोई दुकान किराए पर न लें। इसका किराया 3000 युआन प्रति वर्ष है। झांग पेइपाई की बातें सुनने के बाद गु कियाओयू को पता चला कि झांग पेइपाई ने एक बैल की नोक पर छेद कर दिया था। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा,
माँ, $3000 हमारे लिए प्रतिदिन $10 से अधिक बेचने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा अगर हम काउंटी में एक स्टोर खोलते हैं और रोज़ाना जितनी बिक्री करते हैं उतनी ही बिक्री करते हैं तो हमें पर्याप्त बिक्री न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस समय स्टोर स्थिर हो जाएगा। ग्राहकों का एक निश्चित स्रोत होने से हमारा व्यवसाय बेहतर से बेहतर होता जाएगा। हम निश्चित रूप से रोज़ाना एक मोबाइल स्टॉल लगाने से ज़्यादा कमाएंगे। झांग होशिंग ने यह भी कहा, हाँ, अब हम सिर्फ उन लोगों का व्यवसाय करते हैं जो रोज़ बाजार जाते हैं, लेकिन हमने काउंटी और शहर में एक दुकान खोल ली है। अगर हमारी ऊर्जा अनुमति दे तो हम दुकान के व्यवसाय और कृषि मशीनरी कारखाने के गेट पर बाजार जाने वालों के व्यवसाय दोनों पर विचार कर सकते हैं। इससे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इन्हें सर्दियों में भी बेचा जा सकता है, वरना सर्दियों में तो पूरे काउंटी में पैनकेक सूख जाएंगे। इन्हें कैसे बेचा जा सकता है? झांग पेईपाई की आंखें चमक उठीं। हाँ, उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। यदि आप इसे सर्दियों में बेच सकते हैं तो आप न केवल स्टोर से पैसा कमा सकते हैं बल्कि बहुत अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, वापस जाकर विस्तार से बात कर लो। अगर हो सके तो हम तैयारी करके स्कूल शुरू होने से पहले दुकान खोलने की कोशिश करेंगे। वानर के स्कूल के साथ साथ हमें गर्मी की छुट्टियों का भी फायदा उठाना है। झांग होशिंग ने जल्दी से कहा, बहन, आपको वानर के स्कूल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ सहपाठी काउंटी के नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। मैं देखता हूं कि क्या मैं उनसे मदद मांग सकता हूं, लेकिन नंबर 1 मिडिल स्कूल तो काउंटी का सबसे अच्छा स्कूल है। अगर आपको वहां जाना है तो आपको परीक्षा देनी होगी। आपको इस बारे में सावधान रहना होगा। गु कियाओवान ने खुशी से वादा किया। चाचा, चिंता मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं परीक्षा अच्छे से दूंगी और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। काउंटी नंबर 1 मिडिल स्कूल किंगयांग काउंटी का सबसे अच्छा स्कूल है। काउंटी के कई छात्र अच्छे ग्रेड के बिना प्रवेश नहीं पा सकते। गु कियाओयुए भी खुश थी। वह भी गु कियाओवान को नंबर 1 मिडिल स्कूल में भेजने के तरीके सोच रही थी। चूंकि उसके चाचा नंबर 1 मिडिल स्कूल में हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा है। सब तय हो गया। गु कियाओयु भी थोड़ा निश्चिंत है। जब वह घर पहुंची तो झांग पेईपाई ने वू होंगलियन और उसके कुनफेंग को बताया कि वह काउंटी में एक दुकान खोलना चाहती है, और वू होंगलियन को रास्ते में बताए गए फायदे और नुकसान का विश्लेषण दिया। उसकी बेटी अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है और वू होंगलियन स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करती है। यदि आप चाहें तो अच्छा करने के बारे में बात करते रहें। वू होंगलियन के समर्थन से झांग पेईपाई अधिक आश्वस्त हो गया और उसने हे कुनफेंग से कहा, भाभी, उस समय युआ और वान ए स्कूल जाना शुरू कर देंगे। मैं अकेले व्यस्त नहीं रह सकता। क्यों न मैं और भाभी काउंटी में साथ मिलकर एक दुकान खोलने चलें। वह पहले से ही उत्साहित था। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि झांग पेईपाई को सचमुच पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सचमुच व्यस्त हैं, वह क्यूनफेंग वू होंगलियन को देखता है। वू होंगलियन ने सीधे कहा, ज़ियाओशुओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी बहनें काउंटी में व्यापार करते समय तुम्हारी देखभाल कर सकती हैं। झांग होशिंग ने भी खुशी से कहा, ज़ियाओफांग, तुम जा सकती हो। जब स्कूल शुरू होगा तो मैं खूब पढ़ाई करूंगी और देखूंगी कि क्या मैं काउंटी के किसी स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। उस समय हमारा परिवार भी काउंटी में हमारी देखभाल करेगा। जब हम स्थिर हो जाएंगे तो हम अपने माता पिता को ले जाएंगे। झांग होशिंग द्वारा वर्णित भविष्य इतना सुंदर है कि जब वह भविष्य में काउंटी और शहर में रहने के बारे में सोचता है तो वह खुशी से सिर हिलाता है। ठीक है, मैं अपनी तीसरी बहन की मदद कर दूंगा, बस मुझे कुछ पैसे दे दो। झांग पेईपाई ने सिर हिलाया, असहमति जताई और कहा, ये ठीक नहीं है। हमने कहा था कि हम साझेदार हैं। हमने जो भी पैसा कमाया वह हमारे दोनों परिवारों ने बराबर बराबर बांट लिया। हम हमेशा आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। झांग पेईपाई को ऐसा कहते हुए सुनकर उसने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है बहन। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मैं आपके साथ आने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। हेकुन दयालु है और सोचती है कि झांग पेईपाई तलाकशुदा है। 2 बेटियों को अकेले ले जाना आसान नहीं है। वह पैसे देने के लिए उसके पीछे कैसे जा सकती है। कुछ मजदूरी देना अच्छा है। झांग होशिंग ने भी कहा, हाँ, तीसरी बहन, बस अच्छा काम करो। जियोफोन तुम्हारा एक एहसान करेगा, बस उसे कुछ पैसे दे दो। झांग पेईपाई जानती है कि उसके भाई और भाभी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसे हमेशा दुख होता है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ। हम सब मिलकर पैसा कमाते हैं। इसके अलावा मैं यह व्यवसाय तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। दोनों भाई बहनों को यहाँ मना करते देख गु कियाओयुए को केवल हार्दिकता महसूस होती है और वह अपना मुंह ढंककर मुस्कुराती है। गु कियाओयुए मुस्कुराई और कई लोग जो मना कर रहे थे उनकी ओर देखने लगे। गु कियाओयुए ने खांसते हुए गंभीरता से कहा, मेरे चाचा और मेरी माँ सही कह रहे हैं। वह आपके साथ सहज नहीं हैं।
इसके अलावा चूंकि हमें ये काम लंबे समय तक करना है, इसलिए हमें बड़ा और मजबूत होना होगा। ऐसे में मुझे अपनी माँ के साथ सहयोग करना होगा। हर समय सहयोग करने के लिए सबसे पहली बात है सहयोग करना। गु कियाओयुए के गंभीर शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। गु कियाओयुए ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और फिर कहा, जैसा कि कहा जाता है, भाइयों को स्पष्ट रूप से हिसाब किताब निपटाना होगा ताकि कोई विरोधाभास न रहे और आगे बढ़ते रहें। चूंकि यह सहयोग है, इसलिए सहयोग होना ही चाहिए। आप उस महीने क्या करना चाहते हैं? झांग हो शिंग ने पूछा। उसे हमेशा लगता था कि गु कियाओयुए के दिल में एक विचार है। गु कियाओयुए ने भी मना नहीं किया। उसने सीधे कहा, मेरी माँ दुकान के किराए का पैसा लेगी और दोनों परिवार मिलकर सजावट का पैसा लेंगे और फिर 4-6 पॉइंट। मेरी माँ 60% लेगी और डिब्बा 40% लेगा। इस तरह चाहे तुम कितना भी कमाओ या कितना भी कम कमाओ, सब मिल बांट लेंगे। झांग हो शिंग ने हे कुनफेंग की ओर देखते हुए कहा, चूंकि चंद्रमा ऐसा कहता है, हम मना नहीं करते, लेकिन 40% बहुत अधिक है, हम 3 उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत अधिक शब्दों के साथ सहज नहीं हूँ। ये देखकर कि उसकी बेटी और पोती लगातार आग्रह कर रही थी और मामला संभवतः बातचीत से निपट जाएगा, वू होंगलियन ने सीधे निर्णय लिया और कहा, उस स्थिति में यूएर के अनुसार पेपे 70% लेता है और जियोफोंग 30% लेता है। इस तरह ये स्पष्ट है कि भविष्य में आपकी बहन और भाई की भावनाओं को प्रभावित करने वाले कोई विरोधाभास होंगे। झांग पेईपाई को लगा कि 3 या 7 अंक ठीक हैं, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में मैं दुकान की सजावट के लिए पैसे लूंगा। बात पर सहमति बनने के बाद झांग होशिंग और हे कुनफेंग ने झांग पेईपाई की दृढ़ता को देखकर कुछ नहीं कहा, बस झांग पेईपाई की आंखों को देखकर और अधिक आभारी। झांग पेईपाई उनसे यह नहीं छिपाता था कि वह हर दिन कितना कमाता है। वे सभी शायद जानते थे कि एक दिन का शुद्ध लाभ लगभग 60 या 70 युआन होता था। ये लगभग 2000 युआन प्रति माह है। अगर इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उनके पास 500 युआन से ज्यादा होगा। 500 से ज्यादा, ये कोई छोटी रकम नहीं है। आपको पता है, झांग होशिंग की तनख्वाह सिर्फ 36 युआन महीना और 500 युआन सालाना है। गु कियाओयुए ने कहा, ऐसी स्थिति में कल से कियाओवान को घर पर समीक्षा करने दो। तुम हमारे साथ चलो। उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ, स्कूल की शुरुआत में कियाओवान को नंबर 1 मिडिल स्कूल जाना पड़ता है और घर पर समीक्षा करनी पड़ती है। साथ ही मुझे बेचना भी सीखना पड़ता है। जब सभी बातें तय हो गईं तो पूरा परिवार खुश हो गया, मानो उन्हें भविष्य में बेहतर जीवन की उम्मीद हो। वह कुनफेंग और झांग पेईपाई रात का खाना पकाने में व्यस्त हैं। गु कियाओवान भी स्कूल शुरू होने के बाद स्थानांतरण परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार समीक्षा करने गए। गु कियाओयुए ने जियाओ झांग शुओ को चिढ़ाते हुए वू होंगलियन से बात की और सोचा कि पुराने गु परिवार को कब परेशानी होगी। ये सोच ही रहा था कि बाहर हलचल मच गई। श्रीमती गु की ऊंची आवाज दूर से आ रही थी, बेशर्म कुतिया, झांग पेईपे, तू कुतिया, तू बाहर आ और हमारे पुराने परिवार के पैसे छीनने की हिम्मत कर। देख अगर मैं तुझे आज मार न दूं कुतिया। झांग पेईपे, तू मुर्गी जो अंडे नहीं देती और कुतिया जिसका कोई बेटा नहीं है, तू बाहर आ। ये गंदी डांट न केवल गु कियाओयु के परिवार तक फैल गई, बल्कि 8 पड़ोसियों तक भी फैल गई। शाम को कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अब वे लाओ गु के परिवार के पीछे का उत्साह देखने के लिए बाहर आए। गु कियाओयुए ने उपहास किया और खड़ा हो गया। अब आने का समय हो गया है। जब उसने वेई मेइकी से 10 युआन मांगे तो उसे पता था कि बूढ़ा परिवार आएगा। वो होंगलियन का चेहरा ठंडा था। तुम्हारी लड़की, बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारी माँ ने उनके पैसे ले लिए। वापस आकर वे दुकान खोलने की बात में व्यस्त हो गए। उन्होंने वेई मीकी द्वारा काउंटी में की गई गलतियों का जिक्र तक नहीं किया। कमरे में समीक्षा कर रही गु कियाओवान खबर सुनते ही बाहर आए। वो होंगलियन की पूछताछ सुनने के बाद उसने कहा, दादी, गु चांगशिंग और उसकी माँ गलती ढूंढने के लिए काउंटी और शहर गए, हमारी सब्जी की बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और हर जगह मेरी माँ की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। मेरी बहन ने उनसे मुआवजे के तौर पर 10 युआन मांगे और इस वो होंगलियन ने भौहें चढ़ाई और भयंकर रूप से कोसा, पुराने परिवार की देखभाल करने वाले व्यक्ति को कैसे प्रेतवाधित किया जा सकता है। इतना कहकर वह बाहर चला गया। गु कियाओयुए और गु कियाओवान तुरंत पीछे आ गए। झांग पेईपाई और हे कुनफेंग जो रसोई में व्यस्त थे भी बाहर आ गए। ठीक है, तुम कुतिया, तुम बाहर आने और पैसे जल्दी वापस करने की हिम्मत, हमारे पुराने परिवार को लूटने की हिम्मत। बुढ़िया, तू फिर डांट, कहीं मैं तेरा मुंह न फाड़ दूं। एक लड़की के रूप में वो होंगलियन एक बड़े परिवार की महिला थी और कभी भी गंदे शब्द नहीं बोलती थी, लेकिन हाल ही में इस बार की गई बात ने वास्तव में उसे अपने पुराने परिवार के प्रति अधीर बना दिया। ओह बुढ़िया, वो तुम तो काबिल हो। तुम्हारी बेटी बेशर्मी से पैसे लूट सकती है। लोगों को मत बोलने दो।
मैंने तुम्हें डांटा था, उस बेटी को जिसके जूते मेरे बेटे ने तोड़ दिए। पर्याप्त। गु कियाओयुए ने अचानक एक ठंडा पे दिया और बूढ़ी महिला गु की बातों को बाधित किया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं शाकाहारी नहीं हूँ। वेई मेई की पीछे से चिल्लाया, गु कियाओयुए, तुमने हमसे अंडे बेचने के पैसे लूट लिए। इनकार मत करो, इसे मुझे जल्दी से वापस कर दो। गु कियाओयुए ने वेई मेई को ठंडेपन से देखा और उपहास किया। कौन से पैसे? आपसे शायद कोई गलती हुई होगी। आपने हमें पैसे दिए। मेरी माँ और गु दायों का तलाक हो गया। मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है। बूढ़ी महिला गु ने तुरंत अपने बाल उड़ा दिए। आप क्या भुगतान करना चाहते हैं या नहीं? गु उपनाम वाला परिवार एक है। गु कियाओयुए, कुतिया, तुम्हारा उपनाम भी गु है। तुम मेरे बूढ़े गु के पैसे लूटने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत भी करती हो। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। बूढ़ी महिला गु यांग अपने हाथ में बैसाखी लेकर गु कियाओयु का अभिवादन करना शुरू करती है। वह सचमुच नाराज है। शुरू में मुझे लगा था कि झांग पेपाए और गु दायोंग तलाक के बाद जी नहीं पाएंगे, लेकिन अचानक वे अभी भी बहुत नम थे। वे सीधे काउंटी में व्यापार करने चले गए। दूसरी बहू ने बताया कि रुगामो 50 सेंट का है। जब वह कुछ देर वहीं खड़ी रही तो उसने देखा कि उन्होंने दर्जनों डॉलर इकट्ठा कर लिए हैं। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि उनके पास इतना पैसा है कि वे उसका सम्मान करना भी नहीं जानते। वे तो उन्हें लूट भी लेते हैं। कुतिया ने अंडे के लिए 10 युआन लूट लिया। यह एक अनजान सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए को पालने जैसा है। मेरे परिवार ने उसे इतने सालों तक पाला है। मुझे आज तुम्हारे लिए एक सफ़ेद आंखों वाला भेड़िया मारना है। गु कियाओयुए ने श्रीमती गु को ठंडेपन से देखा और उस बैसाखी को पकड़ लिया जिस पर श्रीमती गु ने प्रहार किया था। लगता है बुढ़िया बूढ़ी और भुलक्कड़ है। मेरी माँ और तुम्हारे बेटे दोनों का तलाक हो गया है। गु दायोंग घर की सफाई करके चला गया है। परिवार में एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम यहाँ बेलगाम घूमना चाहती हो तो सोचो तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। गु कियाओयुए का स्वर ठंडा था और उसकी नज़र बूढ़ी महिला गु के पीछे खड़े कई लोगों पर पड़ी। घर पर गेहूं सुखाने के बाद लाओ गु के परिवार के 2 बेटे छोटे मोटे काम ढूंढने निकल गए। घर पर केवल महिलाएं और बच्चे ही रह गए। फिलहाल गु के परिवार की 2 बहुएं, वेई मेई और ली लिंगलिंग, साथ ही 4 पोते और एक पोती, श्रीमती गु के पीछे चल रहे हैं। कई लोगों ने शांत गु कियाओयुए की आंखों में देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। वे सब थोड़ा डरे हुए थे और अनजाने में ही सिर झुका लिए। वेई मेई को गु कियाओयुए ने 10 युआन ले लिए। जब वह वापस गई तो श्रीमती गु ने उसे डांटा। इस समय गु कियाओयुए के सामने उसका शक्तिशाली भाई नहीं था और उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। गु कियाओयुए, तुम यहाँ किसे डरा रहे हो? जब तुम आज काउंटी में थे तो तुमने मुझसे 10 युआन लूटे थे। इनकार मत करो। वेई मेई की बातें सुनकर गु कियाओवान ने तुरंत पद छोड़ दिया। जाहिर है आपने हमें पैसे दिए हैं। आपके बेटे का हमारे स्टॉल को लात मारना और पैसे गंवाना स्वाभाविक है। भाड़ में जाओ। गु कियाओवान, तुम फिर चिल्लाए। सावधान रहना, मैं तुम्हें हरा दूंगा। गु चांगशेंग आज काउंटी में सी मोयान से डर गए। सी मोयान इस समय यहाँ नहीं है। वह आयोजन स्थल पर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह अपनी आस्तीनें चढ़ाकर खड़ा हो गया। गु कियाओयुए ने चौखट को किनारे कर लिया और गु चांगशेंग से भी अधिक गुस्से से चिल्लाया। गु चांगशेंग, लगता है तुमने घाव भर दिया है और दर्द भूल गए हो। तुम किसे हराना चाहते हो? चलो देखते हो कि तुम ताकतवर हो या मेरे हाथ का सिर ताकतवर है। खैर, मेरा भाई जनरल मैनेजर है। उसके बहुत सारे संपर्क हैं। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और सेना में भी लोग हैं। तुम्हें हराना भी एक गोरों की लड़ाई है। गु कियाओयुए ने अपना सिर भीड़ में फेंक दिया। श्रीमती गु के पीछे खड़े युवा लोग डर के मारे पीछे पीछे चल रहे थे। आखिरकार श्रीमती गु बूढ़ी थीं। गु कियाओयुए से डरकर वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गईं। गु कियाओयु, तुम पागल हो। तुमने अपनी दादी को मारने की हिम्मत की। ली लिंगलिंग ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन वह दादी गु की मदद के लिए आगे नहीं आई। वह कियाओयु के सिर से भी थोड़ा डरी हुई थी। लगता है लड़की हाल ही में बदल गई है। अब वो लड़ने और कुछ करने की हिम्मत रखती है। वो जो कहती है वो कर सकती है। पिछली बार तो श्रीमती गु ने भी लड़ने की हिम्मत की थी। आंटी होने के नाते शायद उन्हें बख्शा न जाए। ली लिंगलिंग का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। गु कियाओयु, अपना सिर नीचे करो, ये तुम्हारी दादी हैं। गु कियाओयु ने उपहास किया। दादी? हाँ, मैंने वास्तव में ऐसी दादी नहीं देखी जो 3 या 2 दिन से अपनी पोती के साथ परेशानी ढूंढ रही हो। मैं ऐसी दादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उठो, यहाँ से चले जाओ। मेरे घर फिर से आने की हिम्मत करो। एक बार देखो और एक बार लड़ो। मुझे यहाँ रिश्तेदार मत बताइए। मेरी माँ का आपके पुराने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। जब उनका तलाक हुआ तो मेरा गु कियाओयु मेरी माँ को दे दिया गया और अब उसका आपके प्रति कोई दायित्व नहीं है। झांग पेईपाई ने गु कियाओयुए को देखा और उसके उग्र रूप को सिर उठाकर देखा।
उसकी नाक में खटास आ गई थी और वह रोने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। गु कियाओयुए के सिर हिलाने से बुढ़िया गु डर गई। वह बहुत देर तक वापस नहीं आई। इस समय गु कियाओयु के शब्दों को सुनकर उसने गुस्से से अपनी आंखें घुमा लीं और बेहोश होने वाला था। तुम पुत्रहीन पुत्र, हे बेऔलाद, माफ करना, मैं बहुत बेऔलाद हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरी माँ से पूछ लो। गु कियाओयुए ने 2 बार उपहास किया। पुराने परिवार के प्रति पितृभक्ति। क्या उसने अपना सिर फोड़ लिया? अंत में मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दूंगा, अगर तुम्हारे पुराने परिवार में से किसी ने मेरे गु कियाओयु के परिवार का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत की तो मुझे बता देना कि तुमने मेरे परिवार को फिर से डांटने की हिम्मत की। मैं गु कियाओयु उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करूंगा। गु कियाओयुए ने बूढ़ी महिला गु को ठंडेपन से देखा, जो जमीन पर अपने शब्द के कारण अवरुद्ध हो गई थी। और हाँ, मेरे घर में मत उलझना। मेरी दादी बूढ़ी हैं और शोर से डरती हैं। अगर उन्हें इससे परेशानी होती है तो मुझे तुम्हारी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं है। खैर, मेरा भाई एक बड़े उद्यम का महाप्रबंधक है। उसके पास बहुत ताकत है। सरकार में भी लोग हैं। अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो भी वह मेरे लिए समझौता कर लेगा। जब तक सी मोयान का झंडा उसके सामने नहीं था, गु कियाओयुए पर थोड़ा सा भी मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं था। जब गु कियाओयुए ने अपने भाई का उल्लेख किया तो गु चांगशेंग क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम्हारा भाई? बाह, मैंने डांटा। क्या बात है? झांग पेईपाई ने लोगों और कुतिया को चुराया और कुतिया के एक झुंड को जन्म दिया। अचानक टकराना, एक नीरस शोर, सभी लोग चौंक गए। गु चांगशेंग को बस सिर में दर्द महसूस हुआ। जब उसने हाथ बढ़ाकर अपने हाथ में लगे खून को छुआ तो वह इतना डर गया कि उसने आंखें फेर लीं और बेहोश हो गया। वेई मेइकी रोते हुए गु चांगशेंग के पास पहुंचे, जो खून से लथपथ थे। बेटा कैसे हो? ठीक हो? खून बह रहा है। गु कियाओयु, तुमने मेरे बेटे को हराने की हिम्मत की। मैं तुमसे लड़ूंगा। वेई मेइकी रोया और गु कियाओए के पास आने वाला था। गु कियाओयुए ने अपना सिर हाथ में लेकर ऊपर उठाया, होठों पर मुस्कुराहट लाई और वेई मेइकी को हल्के से देखा। मैंने वही किया जो मैंने कहा था। अगर आप टूटे हुए सिर और खून का स्वाद चखना चाहते हैं तो आप भी आकर देख सकते हैं। तुम अधर्मी चीज। वृद्ध महिला गु उस समय बेहोश हो गई जब उसने देखा कि उसके पोते के सिर से खून बह रहा है। वेई मेइकी ने गु कियाओयु के पास जाने की हिम्मत नहीं की, जो एक बुशल के साथ बहुत मजबूत थी, और अपने दूसरे बेटे गु शेंगली के साथ गु चांगशेंग को रक्तस्राव रोकने में मदद करने के लिए रोई। ली लिंगलिंग ने जल्दी से अपने दोनों बेटों से श्रीमती गु को वापस ले जाने के लिए कहा। जाने से पहले उसने झांग पेईपाई को चेतावनी भरी नज़र से देखा। भाभी, अगर मेरी माँ को कुछ अच्छा या बुरा लगा तो मेरा भाई आपको जाने नहीं देगा। फिर उसने फिर से कियाओयु को घूरा, लेकिन गु कियाओयुए को देखते ही उसने तुरंत अपनी नज़रें वापस ले लीं। झांग पेईपाई अचानक खड़े हो गए और ठंडे स्वर में बोले, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो उसका इस्तेमाल करो और मेरे परिवार को भगाने की हिम्मत करो। अगर मैं अपनी जान भी जोखिम में डाल दूं तो भी मैं तुम्हें अच्छा महसूस नहीं करा पाऊंगा। इसके अलावा अगर भविष्य में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे घर मत आना। गु कियाओयु ने झांग पेईपाई को देखा और उस पर मुस्कुराया। ली लिंगलिंग को अंदाजा नहीं था कि झांग पेईपाई अचानक इतना कठोर दिल कैसे हो गया। उसने ठंडी सांस ली और किसी से गु लाओताए और गु चांगशेंग को जल्दी से वापस ले जाने को कहा। बूढ़ा पारिवारिक व्यक्ति एक खतरनाक श्राप लेकर यहाँ आया था। जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, चोट लगती है, रोना आता है। जैसे ही गु कियाओयु के आंगन के आसपास के लोगों ने बूढ़े गु के लोगों को बाहर आते देखा, उन्होंने रास्ता बनाया और बूढ़े गु के लोगों की ओर इशारा किया। ये भी कहा जाता है कि गु कियाओयु बहुत क्रूर है। कम से कम यह मेरी दादी है। यह गु कियाओयु थोड़ा क्रूर है। कौन नहीं कहता। आप अपने सबसे बड़े पोते के खून का ख्याल रखते हैं। अफसोस, सब कहते हैं कि तलाक बच्चों के लिए बुरा होता है। बच्चों के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ना आसान होता है। देखो, अच्छे बच्चे तो भटक ही जाते हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुमने देखा नहीं कि बूढ़े गु के लोग कैसे दिखते हैं। मैंने लाओ यान के मुखिया को वापस आकर यह कहते सुना कि बूढ़े गु की दूसरी बहू ने उनका स्टॉल तोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वे नाराज नहीं हो सकते? अब बूढ़े गु के लोग अब भी दरवाजे पर आते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, वृद्ध परिवार देखभाल करने वाले लोगों को अन्य लोगों के अनाथों और विधवाओं को परेशान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अल्पविराम। गु कियाओयु का घर गांव के लगभग आधे लोगों से घिरा हुआ था और हर कोई एक के बाद एक बातें कर रहा था। ये शब्द स्वाभाविक रूप से गु कियाओयु और यार्ड में मौजूद अन्य लोगों के कानों में पड़े। गु कियाओयु को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वू हुंगलियन और झांग पेईपाई ने इसे दिल से लिया। इसके बारे में सचमुच सोचो। झांग पेईपाई और गु दियान के तलाक के बाद से गु कियाओयु हमेशा बहुत मजबूत रही है और उसके पास विचार हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन
क्या ये वास्तव में वैसा ही होगा जैसा उन लोगों ने कहा कि गु कियाओयुए को वास्तव में मारा गया था और उसका स्वभाव अचानक बदल गया था? यदि आप सचमुच उत्तेजित हैं तो आप भविष्य में कभी भी लोगों पर प्रहार कर सकते हैं। तो क्या हुआ? युए, अंदर जाओ, वे जो भी कहते हैं उसकी परवाह मत करो। झांग पेईपाई ने इस डर से आह भरी कि इन लोगों की बातें गु कियाओयुए को दुखी कर देंगी। वु होंगलियन ने भी आह भरी। उसे गुस्सा आ रहा था कि पुराना परिवार बहुत बुरा था और इस बात से दुखी कि उसकी बेटी का तलाक हो गया था। अगर वह 2 बेटियों को अकेले ले जाती तो उसकी आलोचना होना लाजमी था। गु कियाओयुए ने अपना सिर पीछे किया और आज्ञाकारी ढंग से घर में प्रवेश किया। रसोई में अभी भी एक बर्तन जल रहा था। वह गु कियाओवान को रसोई में ले गया। झांग पेईपाई और वु होंगलियन ने कमरे में गु कियाओयु को देखा और आधी घंटी बजने के बाद आह भरी। झांग पेईपाई ने सबसे पहले भाषण दिया। कियाओयु, क्या आपकी मां के लिए आपके पिता को तलाक देना विशेष रूप से कठिन है? गु कियाओयुए दंग रह गया। क्या हो रहा है? क्या उसे बुरा लगता है? वह झांग पेईपाई के गु दायोंग से तलाक लेने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसे बुरा कैसे लग सकता है? वु होंगलियन ने आह भरी और गंभीरता से कहा, युए, तुमने दादी को कहते सुना कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता तलाक के जरिए नहीं रह सकते। कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगी। बीच में टोकने के बारे में मत सोचना। आगे से बाहर लोगों को मत मारना। गु कियाओयुए को अचानक समझ में आ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी उन्हें डरा दिया था। गु कियाओयुए हंसने लगा। दादी, माँ, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं तो बस घर के बुजुर्गों को सबक सिखाता हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ रंग नहीं दूंगा तो वे कभी कभार मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन झांग पेईपाई अभी भी चिंतित था। गु कियाओयु ने झांग पेईपाई का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज गु चांगशेंग को हरा दिया। अगली बार जब वे मुसीबत में पड़ेंगे तो उन्हें सोचना होगा कि क्या वे मुझसे हारेंगे। वु होंगलियन ने गु कियाओयुए को कुछ देर गंभीरता से देखा। ये देखकर कि उसकी पोती जल्द ही शांत हो गई। वह सचमुच साफ और चमकदार थी। वह कुछ खास नहीं लग रही थी, इसलिए वह मुस्कुराए। युए, काश तुम ऐसा सोच पाती। दरअसल तुम्हारी माँ और दादी का कोई और मतलब नहीं है। इसके बारे में मत सोचो। गु कियाओयुए ने सिर हिलाया। माँ, दादी, चिंता मत करो। मुझे पता है कि कैसे मापा जाता है। जब तक दूसरे लोग हमारे पास मुसीबत मोल लेने नहीं आते, मैं उन्हें बिना वजह नहीं पीटूंगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास मुसीबत मोल लेने आएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। झांग पेईपाई ने गु कियाओयुए के हाथ थपथपाए और चुपचाप आह भरी। तलाकशुदा महिलाओं के लिए अपने बच्चों को साथ ले जाना आसान नहीं होता। झांग पेईपाई नहीं चाहती कि कोई उनकी बेटी के बारे में गपशप करे। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि अगली बार जब वह पुराना परिवार फिर आएगा तो वह अपनी बेटी को आगे नहीं जाने देगी और उन लोगों को कुछ कहने नहीं देगी। इससे पहले कि उसकी बेटी ऐसा करे, वह उस बूढ़े परिवार को सबक सिखा देगी। गु कियाओयु को उम्मीद नहीं थी कि झांग पेईपाई आज अपने कार्यों के कारण अधिक मजबूत थी। पुराने परिवार से मिलने के बाद झांग पेईपाई हमेशा उससे अधिक पागलपन कर सकता है। जब कोई गपशप करता है तो वह पहले की तरह बातों को नज़रअंदाज करके शांत नहीं रहती। पूरी इंसानियत सख्त हो गई है। माँ बनना एक सशक्त अनुभव है, विशेषकर तलाकशुदा महिलाओं के लिए जिनके बच्चे अकेले हैं। शाम को रात के खाने के बाद गु कियाओयुए के नेतृत्व में परिवार ने एक दुकान खोलने पर विचार विमर्श किया। क्या खाना है और क्या पास्ता और तली हुई सब्जियां बेचनी हैं, इस पर चर्चा की। फिर किसी ने पुराने गु परिवार का जिक्र नहीं किया। अल्पविराम। फिलहाल पुराने परिवार ने गड़बड़ कर दी है। बुजुर्ग महिला गु बेहोश हो गई। गु चांगशेंग को पीटा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ली लिंगलिंग ने अपने सबसे बड़े बेटे को गांव में नंगे पैर डॉक्टर को खोजने के लिए बाइक चलाने दिया। गु चांगशेंग के सिर को लपेटा और गु लाओताई को एक सुई दी। जब दादी गु जागी तो सबसे पहले उन्होंने झांग पेईपाई और गु कियाओयु को डांटा। सब एक ही गांव के थे। डॉक्टर भी जानता था कि बूढ़ा गु परिवार क्या करता है। उसे मन ही मन इससे नफरत थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस बीमार हो गया, पैसे लिए और चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद पूरा परिवार गु कियाओयुए और झांग पेईपाई को डांटने के लिए इकट्ठा हो गया। यहाँ तक कि वु होंगलियान और झांग जिंग की भी डांट खाने से नहीं बच पाए। गु चांगशेंग कुछ नहीं बोला। उसने अपने सिर पर बंधी धुंध को महसूस किया। उसकी आंखें क्रूर थीं और वह अकेले में कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उसने कहा, दादी, माँ, चाची, मेरे पास एक विचार है। मैं न केवल गु कियाओयु के ठंडे त्वचा के व्यवसाय को लूट सकता हूँ, बल्कि गु कियाओयु की कुतिया को भी लूट सकता हूँ। जैसे ही गु चांगशेंग के शब्द निकले, बूढ़े गु परिवार ने गाली देना बंद कर दिया। वेई मीकी ने जल्दी से पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या विचार है? दादी गु और ली लिंगलिंग दोनों ने गु चांगशेंग को देखा। गु चांगशेंग ने अपने परिवार के अन्य युवाओं को देखा और अपने भाई गु शेंगली से कहा,
विजय, विनी और पेंगफेई के साथ बाहर जाओ। फिर उसने वेई मेइकी की ओर देखा। वेई मेइकी ने 50 सेंट निकाले और गू शेंगली को दे दिए। जाओ और अपने भाई बहन को चीनी खरीदने के लिए बाहर ले जाओ। तुम्हारी दादी अभी अभी जागी हैं और तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। गू पेंगफेई के अलावा बाकी तीनों जानते थे कि बड़ों को कुछ कहना है। हालांकि वे सुनना चाहते थे, फिर भी वे कदम दर कदम आगे बढ़े। कमरे में केवल बूढ़ी महिला गो, 2 बहुएं और गू चांगशेंग ही बचे हैं। माँ, क्या आपको झांग यांग याद है? वेई मेइकी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आप उस सहपाठी के बारे में बात कर रहे हैं जो आज आपको ढूंढ रहा है? हाँ, ये वही है। उसे गू कियाओयुए पर क्रश है। गू चांगशेंग ने ठंडे स्वर में कहा। कमरे में मौजूद लोग स्तब्ध थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इसका गू कियाओयुए की मृत लड़की से निपटने से क्या संबंध है? गू चांगशेंग ने उपहास किया और फिर कहा, मैं झांग यांग को जानता हूँ। वह कटोरे में खाता है और बर्तन को देखता है। इसके अलावा उसके परिवार के पास पैसा है। हम उसे गू कियाओयुए को पाने में मदद करते हैं और गू कियाओयुए की शादी झांग यांग से करवाते हैं ताकि हमें वधू मूल्य मिल सके। झांग पेईपाई का परिवार गू कियाओयुए अधिक शक्तिशाली है। हम गू कियाओयुए को ले जाते हैं, केवल झांग पेईपाई और गू कियाओवान को छोड़ते हैं। उस समय हम गू कियाओवान की सास को ढूंढेंगे और वधू मूल्य वसूल करेंगे। क्या ये किया जा सकता है? ली लिंगलिंग ने भौहें चढ़ाईं और हमेशा महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। झांग पेईपाई और गू दायोंग का तलाक हो चुका है। गू कियाओयुए की शादी उनके बस की बात नहीं है। गू चांगशेंग की आंखें ठंडी हो गईं। ये संभव होगा जब गू कियाओयुए घर पर नहीं होता, तो हमारा परिवार भी काउंटी में जाकर लियांगपी और रूगामो बेचता है, जिससे उसका व्यवसाय चलता रहता है। फिर हम इस अवसर का लाभ उठाकर गू कियाओयुए को झांग यांग के बिस्तर पर भेज देंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो झांग पेईपाई मुश्किल में पड़ जाता है। उसे दुल्हन की कीमत की परवाह नहीं होती। किसी को नहीं पता कि हमें झांग यांग की दुल्हन की कीमत मिल गई है। जब वे गड़बड़ में हैं तो हम लियांगपी और रुजियामो का सारा कारोबार हड़प सकते हैं और झांग पेपापाई को उसकी मां के घर वापस भेज सकते हैं। उस समय 3 कमरे भी हमारे होंगे। गू कियाओयुए, उस कुतिया ने उसे हराने की हिम्मत की। वह उसे बता देगा कि वह कितना ताकतवर है। क्या ये सस्ता नहीं है? गू कियाओयुए की मृत लड़की। ली लिंगलिंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 17 साल की है, जो गू कियाओयु की उम्र की है। अगर कोई अच्छी वस्तु है तो सस्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। गू कियाओयु की मृत लड़की। गू चांगशेंग ने व्यंग्य किया। चाची झांग यांग, मैं अब भी जानता हूं कि उसका परिवार अमीर है, लेकिन उसकी मां एक शेरनी है और वह गरीबों और उन महिलाओं से घृणा करती है जो खुद से प्यार नहीं करती। गू कियाओयु और उनके बेटे ने चावल पकाए और उन्हें बहुत से लोगों ने देखा। उनके परिवार को गू कियाओयु से शादी करनी पड़ी। जरा सोचिए, झांग यांग की मां को कितना गुस्सा आना चाहिए होगा। क्या गू कियाओयु शादी के बाद बेहतर जिंदगी जी सकती है? इसके अलावा झांग यांग को हमेशा से ही अलग अलग चीजें देखते ही बदल जाना पसंद रहा है। जब वह किसी महिला को देखता है तो चल नहीं पाता। वह सिर्फ 20 साल का है और 5 गर्लफ्रेंड बदल चुका है। गू चांगशेंग को ऐसा कहते हुए सुनकर ली लिंगलिंग, जिसके मन में कुछ विचार थे, ने अपने होंठ मोड़ लिए। ये गू कियाओयु की मृत लड़की के लिए छोड़ देना बेहतर है। वेई मीकी की आंखें हरी हो गईं जब उसने ये सुना। झांग पेईपाई की ठंडी त्वचा का व्यवसाय। आज वह साफ देख सकती है। वह रोजाना कम से कम दर्जनों युआन कमा सकती है। उस समय ये सब उसके अपने परिवार का होगा। स्वादिष्ट और मसालेदार। वेई मेइकी अधिक से अधिक उत्साहित हो गई, लेकिन जल्द ही उसे किसी अन्य व्यक्ति का ख्याल आया। गू कियाओयु की मृत लड़की ने अपने भाई को पहचान लिया था और वह अभी भी एक बड़े उद्यम की महाप्रबंधक थी। ऐसा लग रहा था कि वह गू कियाओयु की मृत लड़की की रक्षा कर रही थी। ली लिंगलिंग और बूढ़ी महिला गू ने भौहें चढ़ाईं। उस दिन गू दायोंग ने उन्हें बताया था कि महाप्रबंधक वाकई एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार में उनके अस्थायी पद हैं। वे ऐसे लोगों को नाराज नहीं कर सकते। गू चांगशेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, दादी, माँ, चाची, आप इसके लिए पैसे देना चाहती हैं। हमने कुछ नहीं किया है। गू कियाओयु और झांग यांग पके हुए चावल पकाने को तैयार हैं। इसका हमसे क्या लेना देना है? जहां तक ठंडी त्वचा के कारोबार की बात है, अगर झांग पेईपाई इसे बेच सकता है तो हम इसे नहीं बेच सकते। हम इसे कल बेच देंगे। कई लोगों ने न तो बात की और न ही ध्यान से सोचा। गू लाओताई ने कहा, हाँ, मैं लड़की की दादी हूँ। उसकी शादी में अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। सगाई की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। झांग पेईपाई की दोनों मृत लड़कियां इतनी गरिमामयी हैं कि एक अच्छे परिवार की बात की जा सकती है। चाहे वह गू कियाओयु की सगाई का पैसा हो, उसे इसे प्राप्त करना होगा, साथ ही गू कियाओवान की मृत लड़की की सगाई का पैसा भी। लाओबू के परिवार ने उन्हें 10 साल से अधिक समय तक पाला है, लेकिन वे व्यर्थ नहीं हैं। श्रीमती गू ने सोचा और उपहास किया।
इस उम्र में उसके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि वह मक्खियां मार सकती थी। यह मुस्कान बहुत ही मर्मस्पर्शी लग रही थी। बूढ़े परिवार ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। अगले दिन वे घर पर व्यस्त हो गए, केक बनाने और ठंडी खालों को भाप देने में। श्रीमती गू ने गू चांगशेंग को 10 युआन से अधिक दिए और उनसे कहा कि वे 2 दिन काउंटी शहर में झांगयांग से बात करें। यह ज़रूर पता लगाओ कि क्या उसे गू कियाओयू की मृत लड़की पर क्रश है। ये पता लगाना बेहतर है कि अगर गू कियाओयू उससे शादी करती है तो उसे कितने सगाई के उपहार मिल सकते हैं। पुराना गू परिवार काफ़ी गणनाशील और क्रूर है। पहले दिन उन्होंने 200 से अधिक केक बनाए, 100 से अधिक ठंडी खालों को भाप में पकाया और सुबह सुबह काउंटी शहर चले गए। श्रीमती गू अपनी दोनों बहुओं के बारे में चिंतित थीं और उनके साथ चली गईं। गू कियाओयू को उन्हें फिर से पीटने से रोकने के लिए उसने 3 पोते पोतियों को लिया और लाठी लेकर उनका पीछा किया। चूंकि गू कियाओयू के परिवार के पास एक तिपहिया साइकिल थी, इसलिए उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सुबह होने से पहले ही यात्रा शुरू कर दी। जब मैं उस स्थान पर गया तो वहाँ एक वृद्ध परिवार अपना बूथ लेकर खड़ा था और चिल्ला रहा था। गू कियाओयू ने उनकी चीखें सुनते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने बेशर्मी देखी है, मैंने इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी। वे बहुत बेशर्म हैं। झांग पेईपाई की गुस्से भरी आंखें लाल थीं। आखिरकार उन्हें पैसे कमाने का रास्ता मिल ही गया। अब उन्हें बूढ़े परिवार ने लूट लिया था। उसने क्रोध में अपने दांत पीस लिए और बूढ़े गू के स्टाल को उठाना चाहा। झांग होशिंग ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और जल्दी से ऊपर जाने वाला था। लोगों को बहुत ज्यादा धोखा दो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। गू कियाओयू ने उसे पकड़ लिया और उपहास किया। उन्हें बेचना पसंद है, उन्हें बेचने दो, हम यहाँ एक स्टॉल लगाएंगे। चांद, झांग पेपाई ने संदेह से पुकारा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गू कियाओयू, जिसने हमेशा बूढ़े गू परिवार को आगे भागते देखा था, अचानक अपनी आंखों में अस्वीकृति के साथ उन्हें जाने देगी। माँ, चाचा, बॉक्स बेटा, चिंता मत करो, वे इसे लंबे समय तक नहीं खरीद सकते। यदि अनुमान सही है तो पुराने परिवार के काले दिल के अनुसार तैयारी कम नहीं होनी चाहिए। आप जितनी अधिक तैयारी करेंगे, आपको उतनी ही अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बस उन्हें थोड़ी देर तक गाने दो। उनकी ठंडी त्वचा और रूजियामो दादी वो होंगलियन के गृह व्यवस्था कौशल हैं। इसका स्वाद दूसरे परिवारों के बनाए हुए से अलग होता है, वरना इसकी बिक्री इतनी अच्छी नहीं होती। जो लोग कभी कभार ही अपनी फसल बेचने के लिए ज़िले में आते हैं, वे भी इसके बारे में सोचते हैं। वे हर बार बाजार आते हैं। मूंग की चटनी के साथ रूगामो और भी ज़्यादा रूगामो बन जाता है। सिर्फ स्टू किए हुए मांस के लिए ही दर्जनों मसाले होते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि उसका पुराना परिवार इसे बना पाएगा। और ठंडी त्वचा, जिसका भी एक विशेष गुप्त नुस्खा है। यहाँ तक कि साधारण उबले हुए भोजन के लिए भी झांग पेईपाई का खाना पकाने का कौशल पुराने गू परिवार की 2 बहुओं से कहीं बेहतर है। और पिछले जन्म में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन क्या, मैंने कुछ दिनों तक व्यापार नहीं किया और मुझे पीटा गया। झांग पेईपाई, झांग होशिंग और हे कुनफेंग बहुत उलझन में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सामने एक स्टॉल लगा लिया। गू कियाओयू के परिवार को आते देख बूढ़े गू परिवार के 3 पोते घबराकर लाठी लेकर तैयार हो गए। वे सभी जानते हैं कि गू कियाओयू बहुत क्रूर है। उसने कल अपने बड़े भाई का सिर पीट पीट कर खून बहा दिया, जिससे दादी बेहोश हो गईं। नतीजतन गू कियाओयू और अन्य लोग बस उन्हें देखते रहे। बिना किसी ध्यान दिए उन्होंने दूसरी तरफ एक स्टॉल लगा लिया। गू कियाओयू के परिवार ने यहाँ आधे महीने से अधिक समय से एक स्टॉल लगाया है और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जो अक्सर खाना खाने आते हैं। आज जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने एक और रोगामो विक्रेता को यहाँ देखा। मैं उलझन में पड़ गया और पूछा, वहाँ एक और क्यों है? गू कियाओयू मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कभी कभी लोग पुराने गू परिवार से खरीदते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय गू कियाओयू जितना अच्छा नहीं होता। गू कियाओयू और अन्य लोगों को व्यस्त और पैसा इकट्ठा करते हुए देखकर बूढ़े गू की लाल आंखें उन्हें देखती हैं और मेहमानों को अपने घर खींचना चाहती हैं। ली लिंगलिंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने भी इस स्थिति के बारे में सोचा। आखिरकार गू कियाओयू लंबे समय से यहाँ सामान बेच रहा है और उसके परिचित ग्राहक भी हैं। श्रीमती गू को चिंतित देखकर उन्होंने कहा, माँ, चिंता मत करो। आखिरकार वे इतने लंबे समय से बेच रहे हैं। लोग उन्हें जानते हैं। हम लंबे समय से बेच रहे हैं और धीरे धीरे हम बेहतर हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। हमने एक साथ इतना कुछ कर लिया। गर्मियों में अगर हम इसे बेच नहीं पाए तो ये टूट जाएगा। श्रीमती गू जल्दी में हैं। पैनकेक सफ़ेद आटे से बने हैं। सब पैसे का है। अफसोस है कि ये बिक नहीं पा रहे और टूट फूट रहे हैं। ली लिंगलिंग ने एक पल सोचा और कहा, हम कीमत कम क्यों नहीं करते? वे 50 सेंट बेचते हैं, हम 40 सेंट बेचते हैं और मेहमानों को हड़प लेते हैं। वेई मीकी ने भौहें चढ़ा दी। आपको कितना कम बेचना पड़ेगा? अगर आप वापस नहीं पा सके तो क्या होगा? ली लिंगलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी दूसरी भाभी के सामने अवाक रह गई। दूसरी वाली बात नहीं है भाभी।
आप कहती हैं कि व्यापार करना आसान है, हम तो बस इतना ही करते हैं। अब हम इसे बेच नहीं सकते। चेंगडू में बिना दाम कम किए इसे जाने देना मुश्किल है। वेई मेइकी ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और जोर से चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा, ली लिंगलिंग? जब मैं खबर लेकर आया था तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। तुमने कहा था कि तुम सहमत नहीं हो। यह मेरी गलती है कि मैं इसे अभी नहीं बेच सकता। मैंने इतने समय पहले क्या किया था? ली लिंगलिंग को यह दूसरी नन पसंद नहीं थी जो सिर्फ झगड़ा करना और काम चलाना जानती थी। उसने उससे झगड़ा नहीं किया और श्रीमती गू से कहा, कोल्ड नूडल का अंतिम कहना है, माँ, हमने अभी अभी दाम कम करना शुरू किया है और हमें बिना किसी व्यवसाय के ये सब बेचना पड़ा। हमें फ्लैपजैक भी बेचना पड़ा। हमें दाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनके कारोबार पर लगाम लगा दी जाए और उन्हें गड़बड़ करने दिया जाए। यह मत भूलिए कि हमारे पास अभी भी बड़ी चीज़ें हैं। समृद्धि के लिए 10 युआन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी और झांग यांग ने कड़ी मेहनत की। माँ, हम केवल तात्कालिक हितों को ही नहीं देख सकते, हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी देखना होगा। ली लिंगलिंग बोल सकती है और कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ शब्दों के बाद बुजुर्ग महिला गो भावुक हो जाती है। हाँ, वे न सिर्फ ठंडी खालें बेचते हैं बल्कि निचोड़ते भी हैं। उनका कोई धंधा नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है दुल्हन की कीमत। झांग यान का परिवार अमीर है। गो कियाओयुए की मृत लड़की सही लग रही है। दुल्हन की कीमत 100 युआन से ज़्यादा नहीं हो सकती। बूढ़ी महिला गो ने दांत पीसते हुए कहा, चिल्लाओ, प्रत्येक के लिए 1 पैसा कम करो। वेई मेइकी का एक बाल तुरंत ही झड़ गया, जिससे उसके हृदय और यकृत को चोट पहुंची। बस 5 अंक कम कर दो। इतना कम क्यों करते हो? हालांकि ली लिंगलिंग ने पहले ही फ़ोन करके चिल्लाना शुरू कर दिया था। 50 सेंट बेचते बेचते उन्होंने 40 सेंट बेच दिए। जो लोग कोल्ड स्किन और रूगामो खाना चाहते थे और पैसे देने से हिचकिचा रहे थे, वे ज़्यादा सक्रिय हो गए और एक एक करके मांगने लगे। रूजियामो सचमुच 40 सेंट में बिकता है। ठंडी त्वचा के लिए 4 सेंट। सब्जियों के साथ उबले हुए बन के लिए 2 सेंट। हाँ हाँ, क्या आप एक चाहेंगे? ली लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वेई मेइकी व्यस्त थीं, जबकि श्रीमती गो बैठी गो कियाओयुए को देख रही थीं। अपनी तरफ से रोना धोना देखकर गो कियाओयुए के पास वहां कम लोग थे और उसने गर्व से उपहास किया। तुम्हारा मांस इतना सफ़ेद क्यों है? किसी ने संदेह से पूछा। उसने गो कियाओयुए के रूगामों का मसालेदार मांस देखा। वह गहरे भूरे रंग का था और उसमें से खुशबू आ रही थी। वेई मेइकी ने कहा, मांस का रंग क्या हो सकता है? पकने पर यह पूरी तरह सफ़ेद नहीं होता। अगर इसमें और भी रंग हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये सच है। चलो रूगामो खाते हैं। जो लोग मूल्य में कमी के लिए आए थे उन्होंने बूढ़े गो की ठंडी त्वचा और रूजियामो या सब्जी जियामो बेची। यहाँ तक कि परिचित ग्राहक जो अक्सर गो कियाओयु से खरीदारी करते हैं, वे भी बूढ़े गो के घर जाते हैं। आजकल पैसे कमाना आसान नहीं है। हर कोई एक ही चीज़ सस्ते में खरीदना चाहता है। वे इतने नीच हैं कि उन्हें कीमत कम कर देनी चाहिए। पहले इस समय कम से कम आधे बिक जाते थे, लेकिन आज 1/4 भी नहीं बिका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज बहुत कुछ बच जाएगा। ये सब पुराने परिवार द्वारा शुरू किया गया था। झांग हो की गुस्से से भरी आंखें लाल हैं। वह आग बुझाने के लिए उन्हें पीटना चाहता है। गु कियाओयुए मुस्कुराया और कहा, उन्हें थोड़ी देर कूदने दो। झांग पेइपाई और वह कुनफेंग दोनों उदास दिखे। उसने सोचा भी नहीं था कि स्टॉल पर पहले ही दिन ऐसा कुछ हो जाएगा। सब शक कर रहे थे कि कहीं वे बाहर आने लायक तो नहीं हैं। झांग पेइपाई आज बनने वाले पैनकेक और ठंडी खालों को लेकर चिंतित हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के आधे पैनकेक बिक जाएं तो अच्छा रहेगा। झांग पेपापाई ने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों न हम भी कीमत कम कर दें? गु कियाओयुए ने अपना सिर हिलाया और उसे सांत्वना दी। नहीं, हम फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का काम करेंगे और पूरे काउंटी में घूमकर बेचेंगे। हम जितना बेच सकते हैं बेच सकते हैं। झांग पेइपाई ने असहाय भाव से सिर हिलाया। अब बस यही रास्ता है। पास की 3 फैक्ट्रियों में दोपहर के भोजन के समय कोई व्यक्ति ताज़ा फल खाने के लिए बाहर आया। बाहर आते ही उसने सड़क के दोनों ओर स्टॉल लगे देखे। वे दंग रह गए। किसी ने उनकी बात सुनी और 40 सेंट में ठंडी त्वचा का एक हिस्सा मांगने के लिए चिल्लाया। सबका दिल पसीज गया और वे एक खरीदने के लिए चल पड़े। आखिरकार कीमत कम करना आसान नहीं था। ये देखकर कि कारखाने के लोग भी बूढ़े गो के घर चले गए हैं, झांग पेइपाई और तीनों शांत नहीं बैठ सके। जब लौह त्रिकोण हु कारखाने से 3 आदमी बाहर आए तो वे भी दंग रह गए। गु कियाओयुए की ओर चलते हुए उसने उसे संदेह से देखा। लड़की, क्या हो रहा है? जब फैक्ट्री निदेशक हु ने पूछा तो गु कियाओयुए ने बिना कुछ छिपाए पूरी कहानी बता दी। मिस्टर हु के तीनों भाई भौंचक के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा परिवार इतना बेशर्म होगा। बेटी, कोई बात नहीं। मैंने काउंटी के दूसरे परिवारों का ठंडा चमड़ा और रूजियामो खाया है। वो तुम्हारे जितना स्वादिष्ट नहीं है।
चिंता मत करो, जब वो लोग वापस आएंगे तो फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हु चांग मुस्कुराया और उसे रूगामो और ठंडी त्वचा दी। लाओ लियांग और लाओ गांव तो उन्हें भी गो कियाओयुए के परिवार को दिलासा देते हुए एक एक मांगी। गो कियाओयुए ने व्यस्त रहते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मुझे तो अपने पुराने परिवार की चिंता करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। फैक्ट्री डायरेक्टर हु और बाकी लोग हैरान थे। उसने खुद को दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कहा। गु कियाओयुए यहाँ बात कर रहा था, इसलिए उसने सुना कि बूढ़े गु परिवार ने अचानक परेशानी पैदा कर दी। यह क्या है? ये भयानक है। हाँ मालिक, क्या मेरी ठंडी त्वचा ने मुझे ज्यादा मिर्च डालने के लिए नहीं कहा? ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ये सफ़ेद है। इसमें और मेरी सास जो बनाती हैं उसमें क्या फ़र्क है? ये बेहतर है कि मैं वापस जाऊं और वह खाऊं जो मेरी सास ने 40 सेंट में बनाया था। यह मांस तुम्हें कैसे मिला? इसका स्वाद तो बहुत ही बुरा है। क्या रूगामो मैरिनेट किया हुआ मांस नहीं है? तुम्हारा सफ़ेद पानी में उबला हुआ मांस भी रूगामो ही माना जा सकता है। और यहाँ तो सूप भी नहीं है। लोग सामने वाले स्टॉल से सूप में रूगामो खरीदते थे। इसे मत खरीदो, ये बहुत खराब है। इससे अच्छा है कि घर जाकर मेरी पत्नी ने जो बनाया है उसे खा लो। अल्पविराम। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। ज्यादातर ने गो कियाओयू के घर से रूगामो और कोल्ड स्किन खाए है। खाते ही उनका स्वाद बिगड़ जाता है। जिन लोगों ने इसे पहले खरीदा था वे गो कियाओयू के घर का खाना नहीं खाते थे। उन्हें लगता था कि रूजियामो और लियांगपी बूढ़े गो के घर में बनते हैं। मैं अब भी इस बात पर आश्चर्य करता हूं कि इतने सारे लोग हर दिन ऐसी साधारण और यहाँ तक कि कुछ भयानक चीज़ें कैसे खरीदते हैं। अब जैसे ही मैंने उन्हें चिल्लाते सुना, मैं तुरंत समझ गया। पता चला कि इस घर का स्वाद असली नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ है। गो कियाओयू ने यहाँ 2 बार उपहास किया और कुछ नहीं बोला। वह जानती थी कि इसका परिणाम यही होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने बस यही सोचा कि पुराने परिवार का स्वाद असली नहीं था और लोगों ने धीरे धीरे उनका खाना खरीदना बंद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से हु चांग सान, झांग पेईपाई और अन्य लोगों ने एक ही समय में गो कियाओयू को देखा। लड़की, भगवान, युए, तुम्हें कैसे पता कि वे बेच नहीं सकते? एक ही समय में कई लोग बोले। गो कियाओयू मुस्कुराया और सैंडविच रूगामो को तीनों को सौंप दिया। जब मैं बच्चा था तो मैंने उनके द्वारा बनाया गया खाना खाया था। ये बहुत खराब है। इसके अलावा मेरे परिवार में रूगामो और कोल्ड स्किन मेरी दादी की अनोखी गुप्त रेसिपी हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं सीख सकते। गु कियाओयू यहाँ का उत्साह देखकर खुश हैं। बूढ़े गु के घर पर बहुत गड़बड़ थी। ली लिंगलिंग ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह सुधार करेंगी और सभी को बेचने के लिए बेहतर भोजन बनाएंगी। लेकिन उन लोगों ने इसे नहीं खरीदा। अरे, तुम झूठ बोल रहे हो। इस ठंडी खाल का स्वाद मेरी सास जितना स्वादिष्ट नहीं है। इसकी कीमत मुझे 40 सेंट है। फिर भी तुम इसे ऐसे ही बेच रहे हो। वाह, तुम जो बनाती हो वो बिक सकता है और मेरी सास जो बनाती हैं वो भी बिक सकता है। मैं पैसे गंवा दूंगा। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम बदसूरत चीज़। मैं पैसे गंवा दूंगा। उस आदमी ने वह रूगामो जंगली मछली वेई मेइकी के सामने फेंक दी जिसे उसने अभी अभी काटा था। जब उसने सामान वापस करना चाहा तो वेई मेइकी ने तुरंत डांट दिया। मुझे तुम्हारी माँ की बात के लिए दुख है। तुम मेरे खाने का पैसा नहीं देना चाहते। क्या कोई कारण है? जल्दी करो और यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। तुम मृत लड़की गो कियाओयू हो जो जानबूझकर परेशानी पैदा करने आई थी। बूढ़ी महिला गु ने डांटा जब उसने सुना कि इन उपद्रवियों को गो कियाओयू की मृत लड़की ने सौंपा था। गु कियाओयू, तुम कमीने हो। तुम अपनी ही दादी को मार डालोगे। झांग पेईपाई, तू कुतिया है। तू मेरी पोती को बुरी शिक्षा देती है। तू तो मेरे बेटे से तलाक लेने लायक है। तू दुष्ट औरत है। तुझे तो आसमान से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। दोनों परिवार ज्यादा दूर नहीं थे। गु कियाओयू ने बूढ़ी महिला गु का श्राप साफ सुना। गु कियाओयू ने 2 बार उपहास किया। ये सचमुच ईश्वरीय सोच है। जब तक ये बुरा है, ये सब उसके परिवार द्वारा किया गया है। झांग पेईपाई और अन्य लोगों ने तीखी भौहें चढ़ाईं। यहाँ तक कि निर्देशक हु और अन्य लोग भी निराश थे। उन्हें बस यही लगा कि कल झांग पेईपाई और उनके दोनों बच्चे बहुत दयनीय थे, लेकिन आज तो ये बहुत ही दयनीय है। पुराने परिवार की देखभाल करने वाले लोग कितने नासमझ हैं। वे पहले कैसे रहते थे? मृत बूढ़ी औरत, मैं उसे मार डालूंगा। झांग हो गुस्से से दौड़ा। अभी अभी उसने सुना था कि उसने कल रात बूढ़ी गु की परेशानी के बारे में क्या कहा था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। वह बूढ़ी गु को डांटने से खुद को नहीं रोक सका। गु कियाओयू ने जल्दी से झांग हो शिंग को पकड़ लिया। चाचा, चिंता मत करो, हम बस उन्हें मरते हुए देखेंगे। झांग हो शिंग ने भौहें चढ़ाईं और महसूस किया कि आज उनकी भतीजी का प्रदर्शन अलग हो सकता है। चंद्रमा लड़की, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? गु कियाओयू ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराए। नहीं, लेकिन हम बस देखेंगे।
श्रीहू के कारखाने के तीनों नेताओं ने गो कियाओयुए को मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वे उत्साह देखने के लिए यहीं खड़े रहे। जब गो कियाओयुए बात कर रहा था तो उसने बूढ़े गो के घर के चारों ओर लोगों के एक बड़े समूह से एक तेज आवाज़ सुनी।